हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक इस वीडियो से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो टॉपिक ऐसा है दोस्तों कि कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड उसी के चलते कुछ ना कुछ हम लोगों को छोटी मोटी नेगेटिव न्यूज़ आती हुई देखने को मिलती रहती है। सो उसी के चलते बहुत सारे रिटेल निवेशक पूछते रहते हैं, सर इस कंपनी में मैंने निवेश किया है, इस कंपनी में कोई गड़बड़ तो नहीं है, इस कंपनी में अगर मैं निवेश करूँ तो क्या क्या इधर दिक्कतें हो सकती है। सो ओवरऑल ये जो वीडियो है उसका जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आप लोगों ने डेफिनेटली निफ्टी 50 के स्टॉक के साथ जाना चाहिए, राइट। उसी के साथ साथ मैं कुछ फिल्टरेशंस भी लगा के देता हूँ कि कौन से निफ्टी 50 के स्टॉक वाकई में अच्छे हैं और कौन से अच्छे नहीं है, मतलब रिटर्न्स नहीं मिलते जैसे हमारे एक्सपेक्टेशन होते हैं। सो दोस्तों, आज भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स की ही बात करेंगे, बट हर शेयर में यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ी है, कौन से ड्रॉबैक वाले पॉइंट्स है, मतलब वहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट हो सकती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से शेयर में फ्यूचर में दिक्कतें आ सकती है एंड वो दिक्कतें कितनी बड़ी हो सकती है, वाकई में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखने वाले, मतलब अच्छे शेयर्स में भी हम लोगों को कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को जरूर मिलती है। तो वही बातें अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, एग्जैक्टली अभी आप लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो स्टिल आप लोगों को ये समझ में आएगा जैसे मैं अभी वीडियो को स्टार्ट करूंगा तभी। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट हमेशा की तरह यही कहना चाहूंगा, अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। हमारा और एक चैनल स्टॉक मार्केट क्लासेस जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जाता है, लिंक ऊपर आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि निफ्टी 50 में कुल मिला के 50 शेयर है एंड हर 50 शेयर के ऊपर कौन कौन सी ऐसी खराब बातें हैं, किधर प्रमोटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किधर उनके ऊपर एलिगेशन है, कहाँ पे तो फ्रॉड के उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, और भी कुछ सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे देखनी है। तो चलिए दोस्तों, इवन तो कितना भी अच्छा शेयर रहे, वहाँ पे ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिसके बदौलत फ्यूचर में वो स्टॉक दिक्कतों में आ सकता है, वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो दोस्तों, निफ्टी 50 में जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को 50 शेयर यहाँ पे रहते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो एक एक शेयर में अगर आप लोग जाने से पहले इसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है वो अगर आप लोगों को पता चल गई एंड अगर आप उतना रिस्क अगर ले पाओ तो डेफिनेटली आप चाहो तो आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। मतलब सबसे पहले आप देख सकते हैं अदानी पोर्ट, अगर इस शेयर में अगर आपको जाना है तो आपको बताना चाहूंगा कि आपको प्रमोटर्स के ऊपर बहुत ही क्लोज नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनके शेयर में प्रमोटर बार बार अपनी हिस्सेदारी गिरवी रखा करते हैं एंड फंडिंग उठाते हैं। सो अदानी पोर्ट में अगर आपको जाना है तो इसके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक या फिर हम कह सकते हैं खराब पॉइंट यही है कि इनके शेयर बार बार गिरवी रखे जाते हैं प्रमोटर्स के ओर के। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एशियन पेंट्स, अभी देखिए एशियन पेंट है तो बहुत ही सुंदर शेयर, बट स्टिल अगर इस कंपनी के लिए मुझे अगर कोई ऐसा जानबूझकर भी अगर मुझे इसको ऐसा कोई पॉइंट बताना है कि जो इसके लिए अच्छा नहीं है तो वो है फिलहाल क्रूड ऑयल का। दोस्तों, आप सब लोग बताएं क्रूड ऑयल फिलहाल चल रहा है $40 प्रति बैरल के आसपास एंड क्रूड ऑयल पहले 70 के आसपास हुआ करता था, वहां से 40 आए तो इस कंपनी के लिए अच्छी बात है। सो आप सब लोग बताइए, $40 के हमेशा लाइफ टाइम के लिए नहीं रहेगा, ये कभी ना कभी रिकवर करेगा। 40, 45, 50, 55, 60, 70 वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। सो जब ये नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा तो ये केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी जो कि क्रूड ऑयल के गिरने के कारण यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे चुकी है, इनके लिए वो रॉ मटेरियल है। पहले 50 रुपया देके सामान खरीदते थे, अभी सिर्फ 10 रुपए में ही वही सामान मिल जाता है। सो उनके लिए वो अच्छी बात है। सो जिस दिन क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, जोर से बढ़ेगा, तो उस दिन एशियन पेंट में हम लोग को छोटा सा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गई, खराब हो गई, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्सिस बैंक की, तो बैंकिंग सेक्टर आप सभी लोग पता है फिलहाल कोविड की वजह से आज भी प्रेशर में है, अनसर्टिनिटीज चलती रहती है, तो उसके कारण यहाँ पे हर कोई बैंकिंग सेक्टर में यही प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल सकती है। उसके बाद बजाज ऑटो, सो बजाज ऑटो से रिलेटेड दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे फिलहाल एक्सपोर्ट के ऊपर, ये नाइजीरिया इनका बहुत बड़ा मार्केट है, एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका है कोविड के वजह से, इसलिए बजाज ऑटो में आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिल सकती है। सो आगे आशा करता हूं दोस्तों अभी आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा कि मैं हर एक कंपनी में जो कि फंडामेंटल स्ट्रांग होने के बावजूद उसमें क्या प्रॉब्लम्स चल रही है एंड वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती है वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी बजाज फाइनेंस देखा जाए अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बट स्टिल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे आप लोगों ने यूट्यूब्स के ऊपर भी फ्रॉड वाली चीजें देखी होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो लोग गलत है, ऑब्वियसली हर कोई अपने अपने हिसाब से सही होता है, बट ये बताना चाहूंगा कि फाइनेंस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें चलती रहती है। कोई भी अगर आप कंपनी देखोगे, फाइनेंस हो, इंश्योरेंस हो, पैसे की लेन देन वाली कंपनी हो, इवन तो बैंकिंग सेक्टर के भी कंपनीज हो, लोन देने वाली कंपनियां, राइट, तो लोन वसूलने के लिए आते हैं कि नहीं आप लोगों को कॉल्स
मतलब रिटेल इन्वेस्टर को, छोटे लोगों को तो जरूर आएंगे। अगर एक हफ्ता आप लोग पे करके मत देख लेना, देखते क्या होता है फिर, मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो ये उनके बिजनेस का ही पार्ट है एंड ये सारी चीजें यहाँ पे चलती रहती है। तो इसलिए कहना चाहूंगा ये कोई नई बात नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है बजाज फाइनेंस में भी बीच में बहुत सारी चीजें दिखाई जा रही थी कि फ्रॉड हो रहा है, जो कि उनके हिसाब से वो बिल्कुल सही है। बट मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि बजाज फाइनेंस की अगर देखा जाए तो वो फ्रॉड की जो अगर अमाउंट्स की वो बात की जा रही है, मतलब वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रहे हैं वो बहुत ही छोटे कंपैरेटिवली कंपनी के साइज के हिसाब से। 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। एंड इवन दो अगर कुछ कल हो भी जाता है तो कंपनी को मात्र छोटा मोटा अमाउंट ही पे करना पड़ेगा, तो इससे कंपनी का कोई सर्वाइवल खतरे में नहीं आता। बट ये चीज हम लोग जरूर कह सकते हैं एक टेम्पररी स्केल के लिए बजाज फाइनेंस को जरूर नीचे गिरा सकती है। सो बजाज फाइनेंस से रिलेटेड या फिर किसी भी फाइनेंस कंपनी, अभी देख सकते हैं बजाज फिनसर्व। सो बजाज फिनसर्व में भी आप लोगों को यही गड़बड़ी देखने को मिलेगी कि यहाँ पे कस्टमर के साथ उनका अनबन हो रहा है। एंड ये हर फाइनेंस कंपनी में दोस्तों होता ही रहता है, ये बिजनेस का पार्ट है। आप लोग कोई भी कंपनी अगर जाके देख लेना, उनके एनुअल रिपोर्ट्स देख लेना, उनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कंपनीज के ऊपर कुछ ना कुछ केस चालू ही है, ये चलता ही रहता है। ये आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा। चलिए दोस्तों, बाद में आ जाते हैं यहाँ पे एयरटेल। अगर आप लोग एयरटेल खरीदते हो तो सबसे बड़ा खतरा यही है कि इनका कॉम्पिटिटर बहुत बड़ा हाथी है, रिलायंस जियो, आप सभी लोगों को पता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग एयरटेल की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है वोडाफोन आइडिया जो खत्म होने की पहले हम लोग इंतजार प्रतीक्षा यहाँ पे कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हो जाएगी। बट फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उनको 10 साल का एक्सटेंशन दे दिया, जिसके बदौलत वो भी कंपनी अभी तक जिंदा है। सो वोडाफोन आइडिया जिंदा रहने के कारण एंड जियो का बहुत बड़ा धमाका देखने के कारण भारतीय एयरटेल हमेशा हम लोग को प्रेशर में देखने को मिल सकती है। सो हर एक कंपनी का ऐसे ड्रॉबैक मैं आपको बता रहा हूं, तो फटाफट अभी शुरू कर लेते हैं। बीपीसीएल अगर देखा जाए तो इतना कुछ खास नहीं परफॉर्मेंस दे रहा है, बट डाइवेस्टमेंट की न्यूज आई थी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, सिर्फ उसी के चलते यहाँ पे खुशी होती है। जब ये डाइवेस्टमेंट दूर हो जाता है, लेट हो जाता है, तो ये शेयर गिर जाता है। सो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एंड इससे रिलेटेड कोई भी कंट्रोल यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। सो ब्रिटानिया है तो बहुत ही बड़ा अच्छा शेयर, बट बीच में प्रमोटर से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पे हो गया था, बट वो भी अभी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अभी छोटा सा कॉन्ट्रोवर्सी वो कैसे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रिटानिया इंडस्ट्री के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, विकीपीडिया के ऊपर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। सो यहाँ पे हम लोग जाएंगे की पर्सन, तो की पर्सन चेयरमैन के ऊपर आप लोग यहाँ पे मिस्टर वाडिया के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लिया, नीचे सर्च कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगी कंट्रोवर्सी। सो ये कंट्रोवर्सी पढ़ लेना, मतलब इस तरीके से आप लोग चाहो तो मैनेजमेंट को भी चेकआउट कर सकते हो। सो ये कंट्रोवर्सी आपको समझ में आएगी। तो बाद में सॉर्ट आउट भी हो चुकी है, केस को यहाँ पे विड्रॉ भी किया गया चुका है, बट ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्रिटानिया के ऊपर एक छोटा सा ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिली थी, वरना एज सच कंपनी में कोई भी गड़बड़े देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर एंड दोस्तों उसका नाम है सिप्ला। यस दोस्तों, सिप्ला की अगर हम लोग बात करें अभी बहुत ही शानदार चल रहा है, बट बिफोर कोविड अगर आप सिप्ला का परफॉर्मेंस देखोगे दोस्तों तो इतना खास नहीं था। मतलब दोस्तों अभी आप देख सकते हो मैंने सिप्ला का शेयर ओपन किया, 800 रुपए का शेयर देखने को मिल रहा है। अभी ये तो हम लोग कह सकते हैं कि कोविड के वजह से, मेहरबानी की वजह से शेयर भाग चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। 5 साल का चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया है एंड यहाँ पे देख लेना एक्जैक्टली मैं नीचे लेके जाना चाहूंगा। डेट देख लेना दोस्तों, मार्च के बाद ये कंपनी जिस टाइप से भाग चुकी है, मतलब ये रिटर्न देख लेना जितना ये भागी है, लगभग अगर आप देखोगे 100% की रिटर्न देख सकते हैं, 103% की रिटर्न यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो कोविड का इंपैक्ट है, इस कोविड के इंपैक्ट को हटा दो। सो बिफोर कोविड सिप्ला क्या परफॉर्मेंस दे रही थी, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 42 to 34% ये डाउन थी एग्जैक्टली। अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ये देख लेना, ये 5 साल का ग्राफ है। कंपनी लगातार 15 से लेके अप्रैल 20 तक 40% से भी ज़्यादा का नुकसान अपने शेयर होल्डर को दे चुकी थी। सो सिप्ला के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक वाला पॉइंट है, अच्छी बात नहीं है कि कोविड के चलते भागा हुआ स्टॉक है। अगर जैसे ही कोविड जितना स्लो डाउन हो जाएगा, कभी ना कभी तो हट जाएगा, तो उसके बाद हम लोग को शायद से सिप्ला में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दोस्तों सिप्ला के बाद बात करेंगे कोल इंडिया की। तो कोल इंडिया पहले अच्छा स्टॉक्स था दोस्तों, अभी इतना अच्छा नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। मैं सिर्फ ऐसी बात नहीं कर रहा कि कोल का जो बिजनेस है ऑब्वियसली उनका मोनोपोली टाइप ही है, बट यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी अभी एंट्री आ चुकी है। एंड अगर आप लोग देखोगे तो पिछले 5-6 साल से बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। सो कोल इंडिया से फिलहाल दूरी रहना। एंड वैसे भी सरकार डाइवेस्टमेंट की ओर बढ़ती जा रही है, तो इसका भी नंबर कभी ना कभी आने ही वाला है। डिविस लैबोरेटरीज की बात करें तो ये अभी अभी एंटर किया हुआ स्टॉक है, ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो कोई भी यहाँ पे बड़ा हम लोगों को चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है, तो ठीक ठाक स्टॉक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डॉक्टर
रेडिस की, तो ये भी अच्छा स्टॉक है, बट ये भी कोविड के वजह से बहुत अच्छा यहाँ पे चल चुका है। बिफोर कोविड अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी हम लोग को 30-40% की गिरावट ही देखने को मिल रही थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें निफ्टी फिफ्टी आइशर मोटर, सो दोस्तों आइशर मोटर की दो दिक्कतें हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो टू व्हीलर्स में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन ऑलरेडी अवेलेबल है। इनके जो बाइक्स है रॉयल इनफील्ड, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, आप सभी लोगों को पता है, कंपैरिजन में बाकी कंपनीज की। एंड अगर हम लोग बात करें तो आइशर मोटर बुलेट यहाँ पे बनाती है, तो आप सभी लोगों को पता है होंडा ने भी 350 करके एक बुलेट लॉन्च की है। सो इनको सीधा सीधा टक्कर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एक बात है जिसके बदौलत आइशर मोटर में आप लोगों को फ्यूचर में दिक्कतें देखने को मिल सकती है। गेल की बात करें तो अगेन पीएसयू कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। जितने भी पीएसयू है उनमें एक ही दिक्कत है दोस्तों, सरकार कभी ना कभी हिस्सा बेचेगी, उसके चलते डर बना रहता है। उसी के साथ साथ ग्रेसिम की बात करें तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दे रहा है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, जिस टाइप के रिटर्न मिलने चाहिए दोस्तों यहाँ पे नहीं मिलते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज अच्छा शेयर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट स्टिल अगर हम लोगों को पिन पॉइंट निकालना है तो देखा जाए तो ज़्यादातर करके लोग टीसीएस एंड इन्फोसिस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं रेदर देन एचसीएल टेक्नोलॉजीज। देखा जाए तो ये कोई वजह नहीं है कि इसको नीचे गिराने के लिए, बट सिर्फ आपको बता रहा हूँ। एचडीएफसी देखा जाए, देखिए फाइनेंस की अगर बात आई तो वापस अनबन होती हुई देखने को मिलती रहती है। एचडीएफसी बैंक सेम चीज़ है, बीच में फ्रॉड से रिलेटेड, जीपीएस से रिलेटेड कोई छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। उसी के साथ साथ एचडीएफसी बैंक में एक और दिक्कतें हो सकती है कि जिस पर्सन ने एचडीएफसी बैंक को इतना आगे लाया वही पर्सन अभी एचडीएफसी बैंक से रिटायर्ड हो रहे हैं। सो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि जो नया पर्सनैलिटी यहाँ पे आने वाली सामने पर्सन सामने आने वाले जो कंपनी को चलाएंगे, क्या वो उसी टाइप से यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को रन कर पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एचडीएफसी लाइफ की भी बात करें तो सेम चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी है तो ये छोटे मोटे अनबन यहाँ पे होते हुए हम लोग को देखने को मिलती रहती है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो अगेन टू व्हीलर है, टू व्हीलर में बजाज ऑटो ये बहुत ही हायर लेवल की पहली कंपनी है, निफ्टी 50 से पुरानी है, तो इसीलिए हीरो मोटोकॉर्प को हमेशा सेकेंडरी ऑप्शन करके यहाँ पे देखा जाता है। हिंडाल्को की बात करें तो मेटल सेक्टर, दोस्तों आप सभी लोग पता है मेटल सेक्टर की तो पूरी बैंड बजती है। ट्रेड वॉर अगर हो जाता है सो पूरी तरीके से मेटल सेक्टर धाराशायी हो जाते हैं। उसी के साथ साथ फॉरेन की कंट्रियाँ यहाँ पे टैरिफ लगाती रहती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ छोटे मोटे कॉन्ट्रोवर्सीज में ये फंसते रहते हैं, जैसे कि इनका बीच में प्रोडक्ट था फेयर एंड लवली। सो फेयर एंड लवली में आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे फेयर नाम उनको हटाना पड़ा, तो ऐसे कुछ ना कुछ उनके प्रोडक्ट्स है, इसके चलते यहाँ पे चीज़ें खराब होती रहती है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, बट ये सिर्फ मैं आप लोगों को ड्रॉबैक वाले पॉइंट्स यहाँ पे कुछ ना कुछ बता रहा हूँ। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम लोग बात करें तो ये भी बैंकिंग वाले जितने भी कंपनीज है, फाइनेंस वाली कंपनियां कोविड के चलते हम लोग को प्रॉब्लम में देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक की अगर बात करें तो आप सभी लोग पता है वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ा एक्सपोजर देके बैठे हुए हैं, सो वहाँ पे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है सो इंडसइंड बैंक में भी हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल जाती है। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में एज सच अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज बार बार सामने आ चुके हैं। एक बार विशाल सिक्का ने भी निकाले थे, उसके बाद हम लोगों को बाद में विसल ब्लोअर ने भी निकाले थे, बट दोनों बार अगर हम लोग देखें तो जीत इन्फोसिस के मैनेजमेंट की हुई है। बट दो बार अगर ये चीज़ हो चुकी है तो डेफिनेटली थर्ड एंड फोर्थ टाइम भी फ्यूचर में शायद से हो सकती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आईओसी की तो वापस पीएसयू जितने भी है इग्नोर कर देना। आईटीसी तो आप सभी लोगों को पता है ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पेशेंस के साथ ही दबा के रखा हुआ है, एंड इसका रीजन है आप सभी लोगों को पता है ये सिगारेट कंपनी भी है एंड प्लस एफएमसीजी भी है, एंड इसके चलते हमेशा क्लैश होते रहते हैं। सो इससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बनाया था कि आईटीसी में क्या दिक्कतें हैं, क्यों गिर रहा है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग वो वाला वीडियो को रेफर कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जेएसडब्ल्यू स्टील, अगेन स्टील कंपनी, ट्रेड वॉर से रिलेटेड इश्यूज, कोटक महिंद्रा बैंक में भी बीच बीच में हम लोगों को फ्रॉड से रिलेटेड ये चीज़ें चलती रहती है। फाइनेंस में हमेशा ये चीज़ें होती रहती है। एलएनटी की बात करें तो लोअर बीटा वाला स्टॉक है, बहुत स्लो चलेगा, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी उसने पैसा अटका के रखा हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर हम लोग बात करें, ऑटो सेक्टर की कंपनियां जितनी भी है, मारुति हो, महिंद्रा हो, अशोक लेलैंड हो, ये सारी कंपनियां दिक्कतों से ही जाते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है। हाँ फिलहाल अगर हम लोग बात करें ट्रैक्टर्स बना रहे, इसके चलते यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेस्ले इंडिया की तो नेस्ले इंडिया है बहुत ही अच्छा, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। सो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एनटीपीसी तो अगेन बिल्कुल भी मुझे तो ये निफ्टी 50 का पार्ट क्यों यही समझ में नहीं आता। उसके बाद ओएनजीसी भी, ये सारी कंपनी पीएसयू कभी भी इनका हिस्सेदारी बेच सकते हैं। पावर ग्रिड भी अगर हम लोग देखें तो इनके ऊपर हमेशा ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की तो रिलायंस के ऊपर दो तलवारें हैं लटकती हुई। सबसे पहले अमेजोन के साथ डील इनकी होगी या नहीं, एंड अभी फिलहाल अमेजोन नहीं माफ कीजिएगा सऊदी अरामको के साथ, एंड सेकेंड ए स्टैंड फॉर अमेजोन।
आप सभी लोगों को पता है केस यहाँ पे फाइल कर दी है लीगली। वो कहते हैं कि रिलायंस की जो रिटेल के साथ मतलब फ्यूचर ग्रुप के साथ जो डील हुई है वो इलीगल है, यहाँ पे परमिशन चाहिए थी। सो ये 2 पॉइंट्स ऐसे जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को गिरा जरूर सकते हैं। पहले डेप का मुद्दा था वो अभी हट चुका है। एसबीआई की भी बात करें तो बैंकिंग स्टॉक है, तो बैंकिंग स्टॉक कोविड में तो प्रॉब्लम में रहेगा एंड वैसे भी लो बीटा वाला स्टॉक है, ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। एसबीआई लाइफ बहुत ही अच्छा है बट इंश्योरेंस बैंकिंग फाइनेंस में हमेशा ये सारी बातें चलती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कुछ कस्टमर यहाँ पे अनसेटिस्फाइड रहते हैं। श्री सीमेंट की बात करें तो सीमेंट सेक्टर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, ज़्यादा कोई एक्सपोजर देखने को बड़ा मिलता नहीं है। एंड अगर हम लोग बात करें श्री सीमेंट की तो उसका प्राइस भी अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। सन फार्मा की अगर हम लोग बात करें तो एक ही दायरे में यहाँ पे अटका हुआ है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाता है ना ज़्यादा पीछे जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी भी फंसे हुए हम लोग को बीच बीच में देखने को मिलते रहते हैं। टाटा मोटर्स की बात करें तो लगभग बहुत ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर कर्जा है एंड बहुत कुछ टाटा ग्रुप में हम लोग को अनबन होते हुए देखने को मिलते हैं। प्लस ऑटो सेक्टर की कंपनी है। टाटा स्टील की बात करें अगेन मेटल सेक्टर बहुत बड़ा कंपनी का नाम है बट यहाँ पे भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका, एक भी बार मैंने आप लोगों को ये शेयर रिकमेंड नहीं किया है। सो वहां पे अटकने के चांसेस ज्यादा है। टीसीएस की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है एसपी ग्रुप एंड टाटा ग्रुप का जो अनबन चल रहा है उसके वजह से टीसीएस में हम लोग को प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलता रहता है। उसी के साथ साथ टेक महिंद्रा की अगर हम लोग बात करें तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये बड़ा स्टॉक है बट टेक की बात करते हो टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, इनका नाम पहले आता है उसके बाद टेक महिंद्रा का नाम आता है। तो ये सिर्फ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसको ज़्यादा हाईलाइट्स नहीं मिलते। टाइटन की बात करें तो एक ही फ्रेम में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब भी राकेश झुनझुनवाला बड़ा कभी भी क्वांटिटी बेचते तब इनमें हम लोग को छोटी मोटी दिक्कतें देखने को मिलती है। सो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे और आगे बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी अच्छा स्टॉक है बट ये भी बीटा के हिसाब से मतलब बहुत ही स्लो चलता है, सालों साल उधर ही हम लोगों को देखने को मिलते हैं। यूपीएल की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही शानदार कंपनी है बट स्टिल बाकी केमिकल कंपनी जिस टाइप का परफॉर्मेंस दे रहे उस हिसाब से ये कंपनी इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देती है। एंड विप्रो की अगर हम लोग बात करें ये भी आपका पूरा जान ले लेगा, हालांकि हम लोग कह सकते हैं एटलीस्ट आईटीसी वाले से बेहतर इन लोगों को यहाँ पे रिटर्न मिल चुके हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। मैंने जैसे कहा कि कुछ चीजें मैंने जबरदस्ती आप लोगों को दिखा दी कि इस कंपनी में ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो आई आशा करता हूँ ये जो वीडियो है बहुत ही लंबा बन चुका है बट अगर आपको अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।